आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, ठीक है, उसका पार्ट 1। चैप्टर 6 नेम है लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है। तो हम लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज, और उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 1 पर, लोकतंत्र के परिणाम के, ठीक है। तो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए सर, पहला क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। हमें ये बताना है जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो लोकतंत्र बना हुआ है हमारे देश में, ठीक है, तो वो किस तरह से उत्तरदायी है और जिम्मेवार भी है और वैध सरकार का भी गठन करता है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में जो जनता द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं वही सरकार बनाते हैं, ठीक है। मतलब जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है, ठीक है, तो वही कहलाता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप पे हम पढ़ेंगे, तो देखिए, लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार होती है। ये जो होते हैं ये निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो जनता निर्वाचित करती है, ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ये अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में सरकार कार्य करते हुए अपनी जिम्मेवारी को भी समझती है। ऐसी व्यवस्था में लोगों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है और निर्णय भी सम्मति के से लिए जाते हैं। इनमें जो निर्णय भी हैं वो भी क्या किए जाते हैं, सम्मत से लिए जाते हैं। तथा लोक हित में शासन चलाया जाता है। जो शासन चलाया जाता है वो किस हित में, लोक हित में चलाया जाता है। लोगों का हित देखा जाता है और उसी के हिसाब से ही जो है वो शासन चलाया जाता है। उसी के इस हिसाब से ही नियम और कानून बनाए जाते हैं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, वो हमारा पहला प्रश्न था, उसमें लोकतंत्र के बारे में पूछा गया था। इसमें भी लोकतंत्र के बारे में ही पूछा गया है, लेकिन इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है, ठीक है, सामंजस्य बैठाता है। तो लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। चलिए इसके बारे में अगर चर्चा करें तो लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं होता है, बल्कि बहुसंख्यक के साथ साथ ये अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। लोकतंत्र में अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक और भाषीय विविधताएं होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में इन विविधताओं में तालमेल बिठाने का प्रयास होता है तथा नीति निर्धारित करते या कोई निर्णय लेते समय सबके हितों का ध्यान रखना पड़ता। इसी प्रकार से इन सब के बीच जो होता है वो सामंजस्य स्थापित होता है, ठीक है। इसमें सबके हितों का ध्यान रखना पड़ता है, सबके हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है, तभी तालमेल बिठाना होता है सबके साथ। तो इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को भी लोकतंत्र संभाल लेता है और उनके बीच सामंजस्य भी बैठा लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगले हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है हमारा, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में राशन कार्ड तथा पहचान पत्र आदि बहुत जानकारी रखती है। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं।
देखिए, अगर बात करें कि जो सरकार है वो किस तरह से हमारे और हमारे परिवार के बारे में जानकारी रखती है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, इन सब के माध्यम से, उसके कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, हमारे पास सरकार के बारे में जानकारी के लिए अनेकों स्रोत हैं। ठीक है, समय समय पर सरकार के अनेकों विभागों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। संसद की कार्यवाही को दूसरे दिन समाचार पत्रों में मिलता है। इस प्रकार समाचार पत्रों तथा अनेक वार्षिक रिपोर्टों से हमें सरकार के बारे में सारी जानकारी मिलती रहती है। तो इस प्रकार से हमें सरकार के बारे में जानकारी मिलती रहती है। देखिए, दूसरे अगर क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो पीछे आपको करवाया गया, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया यहाँ पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है, क्या आप समझते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है? तो देखिए, यह कहना बिल्कुल उचित है कि गरीब देशों के अंदर भी आपसी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। अगर बात करें यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की, ठीक है, ये देश है जहाँ पे ऊपरी 20% लोगों का कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के जो 20% लोग हैं वो राष्ट्रीय आय के कुल 3% भाग पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे देश इस मामले में कहीं बढ़िया कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे बढ़िया? क्योंकि जो डेनमार्क और हंगरी देश है, यहाँ पे जो आर्थिक असमानता है वो कम है। ठीक है, तो इस वजह से ये डेनमार्क और हंगरी देश आर्थिक असमानता में बढ़िया कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्थिक असमानता कम है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें आपसे पूछा गया है, आप क्या सोचते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बनी रहेगी? आपकी सोच क्या है? ठीक है, तो हम अपनी सोच की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर सोच की चर्चा करें तो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज गरीब है वो सदा ही गरीब रहेगा। ऐसा तो होता ही नहीं है। कभी कोई गरीब होता है और फिर वो मेहनत करता है तो अमीर बन जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर कोई आज गरीब है तो वो सदा ही गरीब ही रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि गरीब अमीर होते रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा, मुकेश अंबानी पहले गरीब थे और फिर अमीर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब काफ़ी लोग हैं जो पहले गरीब होते हैं और फिर अमीर हो जाते हैं। ठीक है, तो अमीर गरीब बनते हैं और भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। अगर भारत की बात करें तो पहले भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन अब अगर देखें तो भारत में काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कमी पाई गई है। अगर 1991 की स्थिति की बात करें, मतलब बात की बात करें, तो 1991 के बाद भारत ही आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है। ठीक है, 1991 के पहले जब भारत था तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन 1991 के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार सुधर रही है। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बनी रहेगी, क्योंकि गरीब अगर मेहनत करेगा, ठीक है, पढ़ेगा लिखेगा, तो वो भी अमीर बन सकता है। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, लोकतंत्र में एक जांच परख समाप्त होती है तो दूसरी जांच परख आरंभ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है लोकतंत्र में कि एक जांच परख अगर समाप्त होती है तो दूसरी जांच परख वहीं पे आरंभ हो जाती है? इसका आपको आंसर देना है। तो देखिए, अगर बात करें हम लोकतंत्र की अर्थ के बारे में, तो लोकतंत्र का अर्थ है सदा रहने वाली परीक्षा। ठीक है, सदा रहने वाली परीक्षा। एक जांच परख की समाप्ति पर ही दूसरी जांच परख जो होती है वो इसमें आरंभ हो जाती है, क्योंकि जो लोगों की एक मांग पूरी होती है तो दूसरी मांग यहाँ पे
तुरंत खड़ी हो जाती है। अगर एक मांग पूरी होगी तो दूसरी मांग उत्पन्न हो जाएगी और इस शिकायत को दूर करने के लिए दूसरी सामने आ जाती है। ठीक है, एक शिकायत को अगर दूर करेंगे तो दूसरी सामने आ जाती है। तो इस प्रकार शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। ठीक है, शिकायतों का जो बना रहना होता है ये लोकतंत्र की सफलता को दिखाता है और ये लोकतंत्र को ये बताता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो सफल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही शिकायतें यहाँ पे बार बार बनी रहती है, इसका मतलब लोकतंत्र में जो न्याय प्रोसेस है वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, और व्यवस्था यहाँ की अच्छी चल रही है। इससे सिद्ध होता है कि लोग सत्ता के प्रयोग करने वाले लोगों के कामकाज का मूल्यांकन जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, जो लोग होते हैं, सत्ता के जो लोग होते हैं, जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, वो लोगों के कामकाज का भी मूल्यांकन करते रहते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरिमा तथा आजादी की इच्छा, गरिमा तथा आजादी की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार है। इसकी व्याख्या कीजिए। जो गरिमा तथा आजादी की इच्छा है यही लोकतंत्र का आधार है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगर यहाँ पे हम बात करें तो संसार की सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस बात को सिद्धांत के तौर पर जरूर मानती हैं कि गरिमा तथा आजादी की जो इच्छा है ये लोकतंत्र का आधार है। तो देखिए अगर बात करें हम, आज़ादी की इच्छा लोकतंत्र का आधार है। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर भी जो लोग काफी समय तक किसी अन्य राष्ट्र के अधीन रहे हैं उनके लिए यह अनुभव करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। जैसे स्त्रियों की गरिमा, अधिकतर समाज जो होता है वो है पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब यह स्वीकार किया जाने लगता है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की एक जरूरी शर्त है। ठीक है, अब ये स्वीकार किया जाने लगा है कि जो महिलाओं की गरिमा है और समानता का व्यवहार वो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक शर्त बन गई है। तो अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि क्या आप समझते हैं कि लोकतंत्र में फैसला लेने में जो देरी होती है, कभी कभी लोकतंत्र में जो फैसला लिया जाता है उसमें काफी लेट हो जाता है, मतलब देरी होती है, तो वो बेकार में जाती है क्या? तो उसके बारे में चर्चा करना है। तो अगर बात करेंगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में फैसले जल्दी लिए जाते हैं, परंतु कई बार ऐसे भी फैसले ले लिए जाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं होता है और फिर भी उन्हें मानना पड़ता है। ऐसे निर्णयों से परेशानी भी हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में निर्णय लेने की सारी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, इसलिए पूरी प्रक्रिया के बाद लिया गया फैसला लोगों को स्वीकार होता है और अधिक प्रभावी रहता है और इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में लगने वाला समय व्यर्थ नहीं जाता। इसके साथ ही लोकतंत्र में निर्णय नियमानुसार ही लिए जाते हैं। जो लोकतंत्र होता है, जहाँ पे लोकतंत्र देश है जैसे हमारा भारत, तो यहाँ पे निर्णय जो होते हैं वो नियमानुसार ही लिए जाते हैं, जिसमें अधिक समय लगना स्वाभाविक है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में निर्णय लेने में लगा हुआ अधिक समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, यहीं पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, यह जानते हुए भी कि तानाशाही में आर्थिक विकास दर अधिक अच्छी है। तो तानाशाही जहाँ पे चलती है, जो देश होते हैं तानाशाही, जैसे उत्तरी कोरिया, ठीक है, तो वहाँ पे जो आर्थिक विकास दर है वो अच्छी होती है, अधिक अच्छी होती है, फिर भी तानाशाही की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़िया क्यों समझा जाता है? तो बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए अगर बात करें तानाशाही और लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर चाहे अंतर बेशक अधिक हो, फिर भी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को पसंद करते हैं।
क्योंकि इनके अनेक सकारात्मक लाभ हैं, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें आर्थिक असमानता कम होती है, क्योंकि यह व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इससे सद्भावनापूर्ण जीवन भी मिलता है और इस व्यवस्था में प्रायः अपने अंदर की प्रतिद्वंदिता को संभालने की प्रक्रिया विकसित हो जाती है, जिसके कारण हिंसक घटनाएं कम होती हैं। यह बहुमत का शासन अवश्य होता है, फिर भी अल्पमतों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। बहुमत के अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सामाजिक विविधताओं में मेल मिलाप करने में अधिक सुचारू रूप से काम करती हैं। ठीक है, बहुमत के अतिरिक्त लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सामाजिक विविधताओं में मेल मिलाप करने में अधिक सुचारू रूप से काम भी करती हैं। इसलिए जो ये होता है क्या, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है जैसे हमारे भारत में है तो ये अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो यहीं से हमारे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो इंड होते हैं, थोड़े से और जो बचेंगे वो अगली क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो लघु उत्तरीय जो थोड़े से बचे हुए 2-3 क्वेश्चन, और बाकी हम अध्ययन करेंगे अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी का। ठीक है, तो चलिए क्लास हमारी यहीं से एंड होती है।